Hey guys, welcome to my YouTube channel Commerce Group and I am your friend हरजोत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे EOQ भी बोलते हैं। जैसे कि मैं इन्वेंट्री वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको पहले, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। उसमें मैंने इन्वेंट्री का मीनिंग समझा दिया था और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स एंड उसकी इम्पॉर्टेंस थी, वो मैंने उस वीडियो में आपसे डिस्कस कर ली थी। अब बात आ रही थी कि उसकी मेथड्स की या फिर टूल्स की, कि हम जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं वो किन किन मेथड से हम कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें से ही एक EOQ मॉडल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ न्यूमेरिकल सम्स भी हैं जो एग्ज़ाम में पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। और ये वाला जो मॉडल है वो ये इन मेथड्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है इन्वेंट्री कंट्रोल को यूज़ किया जाता है अपने इन्वेंट्री, जो हम किसी भी स्टॉक को हम रखते हैं एडवांस में, उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है कि वो ना ही एक्सेस हो, ठीक है, ना ही वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ना ही वो लाइक डेंजर लेवल तक आ जाए कि हमें प्रोडक्शन करने में भी डिफ़िकल्टी हो। इन लेवल को ध्यान में रखकर ही ये इन्वेंट्री कंट्रोल है जो उसे तय किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल को हम EOQ मॉडल की हेल्प से भी हम मेंटेन करके रख सकते हैं। आइए इसमें स्टडी करते हैं इसमें होता क्या है। इसका मीनिंग है EOQ इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है विच मिनिमाइजेज टोटल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। इन्वेंट्री, ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक टेक्निक है जो मिनिमाइज करती है, ठीक है, टोटल होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि एक ईयर में आपकी जो होल्डिंग्स है टोटल या फिर जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको कम से कम मिनिमाइज करती है, ठीक है। द EOQ इज़ द टेक्निक विच सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियल मैनेजर। EOQ एक ऐसी टेक्निक है जो कि मटेरियल मैनेजर की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करती है। बिकॉज मटेरियल मैनेजर होता है जो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको मटेरियल को देखना भी होता है और मटेरियल को मंगवाना भी होता है, ठीक है, क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए। इस तरह से मटेरियल मैनेजर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ये उनकी उस मैनेजर की मटेरियल मैनेजर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। इन शॉर्ट में जैसे आपको बताऊं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल क्वांटिटी से रिलेटेड एक मॉडल है, ठीक है, कि आपने एक ऑर्डर में, जब आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हो तो आपने एक ऑर्डर पर कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, जो क्वांटिटी आपके लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई हाउस कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, कहीं पे हाउस की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब हाउस की बन रहा है उस टाइम में क्या होता है, ब्रिक्स मंगवाई जाती हैं, ठीक है। ब्रिक्स को अब अगर हम EOQ मॉडल का यूज़ करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि हम वन अलॉट में एक बार में कितनी ब्रिक्स मंगाएंगे ताकि हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या फिर अनदर जो भी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो पाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम बार बार ऑर्डर करते जाएंगे ब्रिक्स को, बार बार में क्या है, ट्रॉली का, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, कॉस्ट आ जाएगी बीच में, ठीक है। फिर स्टेशनरी होगी, जैसे कि ऑर्डर को प्लेस करना, फ़ोन कॉल करना, ठीक है, इस तरह से लेबर की कॉस्ट पड़ जाएगी, ठीक है। ऐसे क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में उस क्वांटिटी का पता लगाया जाता है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, जिससे आपकी अमाउंट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉकेज भी नहीं होती, बट आपकी प्रोडक्शन भी नहीं रुकती है, ठीक है। ये एक तरह का एक लेवल मेंटेन किया जाता है आपकी इन्वेंट्री का। EOQ में आप इकोनॉमिक वे से ऑर्डर करते हो क्वांटिटीज़ का, कि कितनी क्वांटिटी आपने मंगवानी है। दैट्स इट, ये इससे रिलेटेड है EOQ मॉडल। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस होती हैं जिन्हें पहले ही मानकर एक अज्यूम करके चला जाता है, ठीक है। अगर आप EOQ मॉडल का यूज़ कर रहे हो तो आपको ये अजम्पशन साथ साथ लेकर चलनी होगी। पहली अजम्पशन क्या है, द रेट ऑफ डिमांड इज़ कांस्टेंट एंड द टोटल डिमांड इज़ नोन इन एडवांस। इसमें बताया गया कि आपकी जो डिमांड है वो
कांस्टेंट रेट पे होगी, ठीक है। उसका रेट है जो डिमांड का वो कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। और बताया गया कि जो टोटल डिमांड है वो हमें पहले से ही पता होगी कि इन फ्यूचर टोटल डिमांड कितनी हो सकती है, ठीक है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ कांस्टेंट, अगर कुछ ऑर्डर करने की कॉस्ट है वो भी ये अज्यूम किया जाता है कि वो भी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट इज द यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इज कांस्टेंट, जो इन्वेंट्री का यूनिट प्राइस है, जो इन्वेंट्री में आपकी यूनिट्स आ रही हैं उनका जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री में जो यूनिट्स आ रही है उनका भी प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है, नो, वो कांस्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी टाइम इज कांस्टेंट, अगर आपको इसमें आपने कोई ऑर्डर है जो प्लेस किया है उसका जो डिलीवरी टाइम है वो भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसे नहीं है कि पिछली बार 2 वीक्स लगे थे तो इस बार 3 वीक्स हो जाए, या पिछली बार 1 वीक हुआ था और इस बार डिलीवरी को 2 वीक्स हो जाए, सो ऐसा नहीं है। जो डिलीवरी टाइम है वो भी कांस्टेंट माना जाएगा। देयर इज़ नो सेफ्टी स्टॉक लेवल, ठीक है, इसमें माना जाता है कि अगर आप EOQ मॉडल का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे कोई भी सेफ्टी स्टॉक का लेवल है जो वो फिक्स नहीं होगा। एग्जांपल है कि द मिनिमम स्टॉक लेवल इज़ 0, बिकॉज जो मिनिमम लेवल स्टॉक लेवल है वही 0 होगा। सो आप सेफ्टी स्टॉक के बारे में तो जान ही नहीं सकते। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ना, तो ये उन लेवल की बात कर रहा है कि इसमें सेफ्टी स्टॉक नहीं होता है, बिकॉज मिनिमम स्टॉक ही लेवल ही हमारा 0 होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला, जब आप EOQ मॉडल फाइंड करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये बताया गया है, स्क्वायर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। सो इसका फॉर्मूला है जब आप इसको अप्लाई करते हो, जैसे कि एनुअल कंजम्पशन में आएगा कि आपकी 1 ईयर में एनुअल कंजम्पशन में आ जाता है कि आप कितनी एनुअली कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। आप कितना है जो आपकी यूनिट्स हैं जो आपकी यूज़ हो रही हैं, ठीक है, आप कितनी है जो इन्वेंट्री का यूज़ कर लेते हो अपने अगर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो। तो इसमें यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है और डिवाइड कर देना स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट। आपकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी पड़ती है पर यूनिट की, अगर आप एक यूनिट को स्टोर करते हो तो इसकी आपकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉस्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग सिंगल ऑर्डर, कि जब आप कोई सिंगल ऑर्डर प्लेस करते हो तो उस टाइम आपको कितनी कॉस्ट है जो उठानी पड़ती है, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट होता है कि कॉस्ट ऑफ होल्ड 1 यूनिट इन्वेंट्री फॉर अ ईयर, कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ती है जब आप किसी 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री को स्टोर करके रखते हो 1 ईयर के लिए, ठीक है, और 1 यूनिट 1 ईयर के लिए उसकी कॉस्ट होगी जो वो क्या होगी, होल्डिंग कॉस्ट। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम बाइंग कॉस्ट भी बोल देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ स्टाफ, पोस्टेड गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, इंस्पेक्शन कॉस्ट आ जाएगी, स्टेशनरी, टाइपिंग, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस एक्सेट्रा, ये सारी कॉस्ट है जो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर बाइंग कॉस्ट के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज होल्डिंग कॉस्ट, या फिर इसे कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कि आपने कितनी है जो कैपिटल है जो इन्वेस्ट की करनी है इन्वेंट्री के ऊपर। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, आपकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी पड़ रही है, आपका कोई गोडाउन है या वेयर हाउस है जहाँ पे आप उसको पहले स्टोर करके रख रहे हो अपनी इन्वेंट्री को, उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है। लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू डिटीरियोरेट, कई बार कोई ऐसा मटेरियल होता है जो डिटीरियोरेट होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि पेट्रोल हो गया, सो उसका लॉस भी इसमें डालना पड़ता है, कितना लॉस आपको पड़ा है वो आपका कैरिंग कॉस्ट के अंडर ही आ जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर आप किसी तरह का कोई इन्वेंट्री है जो आप मेंटेन करके रखते हो तो आपको इसकी इंश्योरेंस भी करवा कर रखनी पड़ती है, सो उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ स्पॉयलेज इन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मटेरियल का हैंडलिंग करते हैं 1 प्लेस टू अनदर प्लेस पर, हम जब उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम कुछ है जो स्पॉयल हो जाता है, कुछ जो मटेरियल जो ख़राब हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट है जो वो भी हमारी कैरिंग कॉस्ट के अंडर ही आ जाती है। ये ग्राफ पर कुछ आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इन्वेंट्री है जो देखी जाती है। सो देखिए, इस साइड पे इन्वेंट्री आ जाएगी और इस साइड पे आपका टाइम आ जाएगा, टाइम लैग है जो, ठीक है। और
जो मैंने लेवल बताया था, जो सबसे नीचे होता है वो मिनिमम लेवल होगा, ये रीऑर्डर लेवल होगा, और रीऑर्डर के लेवल से ऊपर होगा वो मैक्सिमम लेवल होता है। सो आप जब रीऑर्डर लेवल, ये वो लेवल है जहाँ पर आपने EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल को यूज़ करना है। यहाँ पर आपने ऑर्डर को कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप EOQ का एक्चुअल में यूज़ करोगे। जब इससे नीचे वाला पॉइंट होता है वो मिनिमम स्टॉक आ जाता है। मिनिमम स्टॉक से ये वाला है, ये हमेशा मिनिमम स्टॉक से नीचे वाला स्टॉक क्या रहता है आपका, सेफ्टी स्टॉक रहता है, ठीक है, ये सेफ्टी है। और जो रीऑर्डर और मिनिमम लेवल के बीच वाला जो स्टॉक होता है उसे बोलते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को हम रिजर्व स्टॉक भी बोल देते हैं, जो कि हमने पहले से ही रिजर्व रखा होता है। हमें किसी तरह की कोई शॉर्टेज तो नहीं आती, बट हम फिर भी उस टाइम पे अपना ऑर्डर कर लेते हैं। एंड अगर बफर स्टॉक से नीचे चला जाता है तो वो सेफ्टी स्टॉक रह जाता है, कि यहाँ पर डेंजर लेवल स्टार्ट हो जाता है, कि एक तरह की आपकी सेफ्टी कर पाएगा ये, ठीक है। और जो बफर स्टॉक से यानी कि रीऑर्डर लेवल से ऊपर जो लेवल होगा वो होगा मैक्सिमम लेवल, ठीक है। और नीचे इसके यहाँ पे टाइम लैग आ जाएगा। और आपने ऑर्डर कब करना है, रीऑर्डर कब करना है, जब आप इस लाइन के पर हो, ठीक है, इस लाइन पर हो, बफर स्टॉक से ऊपर हो और मैक्सिमम लेवल से नीचे हो। यहाँ पे आपने EOQ मॉडल का यूज करना है। ये एक एग्जांपल है जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कि EOQ कैसे फाइंड करते हैं। MAS Tubes Limited are one of the manufacturer of the picture tubes for TV. The following are the details of their operations. ये उनकी operations की डिटेल है, जिनकी एवरेज मंथली मार्केट डिमांड है 2000 ट्यूब्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट है उनकी ₹100 पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम। कॉस्ट ऑफ ट्यूब है ₹500 पर ट्यूब। नॉर्मल यूजेज है 100 ट्यूब्स पर वीक। मिनिमम यूजेज है उनका 50 ट्यूब्स पर वीक। मैक्सिमम यूजेज है 200 ट्यूब्स पर वीक। लीड टाइम टू सप्लाई, जब तक हमारा डिलीवरी नहीं आती है ऑर्डर की, वो लीड टाइम है 6 to 8 वीक्स। इसका सोल्यूशन मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि टाइम थोड़ा सेव हो पाए। सो जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे था AD एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय OC मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय CC मतलब कि कैरिंग कॉस्ट। सो यहाँ पे आपको जैसे पता है आपको फाइंड करना है आपकी एनुअल डिमांड कितनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, बिकॉज कहीं आप इसे ही टोटल एवरेज डिमांड एनुअल डिमांड इसको मत मान लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, ठीक है। आप 2000 ट्यूब्स को ही अपनी एनुअल डिमांड मत मान लेना, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट डिमांड, ठीक है। ये जो एवरेज मंथली जो मार्केट डिमांड है, मंथ की एवरेज मंथली डिमांड है, जो ये मार्केट की डिमांड है, हमने फाइंड करनी है जो हमारी अपनी डिमांड है, ठीक है। एनुअल डिमांड जितनी हमें है, हमारी कंपनी को है, नॉट मार्केट को, बिकॉज प्रोडक्शन हमें करनी है, मार्केट को प्रोडक्शन नहीं करनी है। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। आपको यहाँ पर एनुअल डिमांड कैसे निकालनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपकी नॉर्मल यूजेस कितना होता है। नॉर्मल यूजेस आपकी होती है 100 ट्यूब्स पर वीक। आप जब आपकी जो फैक्ट्री है वहाँ पर आपकी 100 ट्यूब्स पर वीक यूज़ होती हैं। यहाँ से आप पता करोगे एनुअल डिमांड। अगर एक वीक में 100 ट्यूब्स हैं जो पर वीक में यूज़ हो रही हैं, तो 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और 52 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 ट्यूब से, जिससे हमारी निकल आएगी, हम फाइंड कर लेंगे एनुअल जो डिमांड है हमारी 5200 यूनिट्स मीन्स 5200 ट्यूब्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी एनुअल डिमांड भी पता लग गया। अब हमें पता करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है हमारी, 100 पर ऑर्डर। सो यहाँ पे आपने 100 एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना 100, बट CC कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, 20% पर एनम, ठीक है। और 20% पर एनम, अब 20% किसका होगा, सोचो, अगर 20% कुछ दे रखी है कॉस्ट है, तो आप किस में पता करेंगे इसको आप फाइंड करोगे कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स। जितनी आपकी कॉस्ट है ट्यूब की, जितनी आपको
पर ट्यूब की कॉस्ट पड़ रही है ना, आप उसका 20% लोगे जो हमारी होगी कैरिंग कॉस्ट, बिकॉज जो कैरिंग कॉस्ट है ऑब्वियस है कॉस्ट के अंडर ही आ गई ना, कॉस्ट में ही आप डालते हो ना, अपनी कैरिंग कॉस्ट भी बीच में ही उसके आती है, तभी आप टोटल बताते हो कि इतना फर्नीचर लगा है, इतनी कैरिंग कॉस्ट है, ये इतना फेविकोल लगा, तभी आप किसी अपनी चेयर की है जो आप बता पाओगे इतनी कॉस्ट पड़ती है कारपेंटर को, ठीक है। सो ऐसे ही है कि यहाँ पे 20% आपको किसका निकालना है, 500 का, जो कि आपकी कॉस्ट है ट्यूब की। सो जब 500 का 20% फाइंड किया तो 100 आ गया। सो सेम ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5200 जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की थी, और मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट जो ऊपर दी हुई है 100, ओके, और डिवाइडेड बाय CC मतलब कैरिंग कॉस्ट जो कि है 100, और ये हमारा 10400 आंसर आया है। ये स्क्वायर रूट है, जब हम स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, बट आप पॉइंट को कम कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट को आप इग्नोर करके अब 102 ये हमारा आंसर आ जाएगा, 102 ट्यूब्स आंसर। सो ये है कि अगर आप EOQ मॉडल के अंडर कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको 102 ट्यूब्स का ऑर्डर करना होगा। So that's all about my today topic. If you like my video, please like, share, subscribe my channel. Bye bye.